हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज हम करेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस चैप्टर नंबर 2। और जो चैप्टर नंबर 2 है उसका नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर क्या है, काफी बड़ा है, लेंदी चैप्टर है, तो इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हम इसे रीड करेंगे। तो आज जो इस सेशन में हम रीड करेंगे वो टॉपिक्स हैं। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, सेकंड लैंड, लैंड यूज, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, सॉइल, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। मेन हम सॉइल एंड लैंड टॉपिक आज इस जो सेशन है इसमें कवर करेंगे। दो टॉपिक, लैंड एंड सॉइल। तो सबसे पहले हम इसका करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये जो लैंड, सॉइल, वेजिटेबल, नेचुरल वेजिटेशन, दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज। और इससे पहले वाली वीडियो में आपने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती हैं? जो हमें नेचर से मिलती हैं, दैट कैन बी यूज विच कम फ्रॉम नेचर, सच एज लैंड, वाटर, एयर। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में जो सबसे पहला रिसोर्स हमने पढ़ना है वो पढ़ना है लैंड। लैंड क्या होगा? लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्स। इसे ह्यूमन बींग्स ने नहीं बनाया है, ये क्या है, एज सच हमें नेचर में मिलती है। और अगर हम देखें अर्थ का 30% ऑफ द पार्ट जो कवर है वो किससे है? लैंड से कवर है। लेकिन सारा का सारा पार्ट इज नॉट सुटेबल फॉर हैबिटेशन। हैबिटेशन मीन्स रहने के लिए पूरा का पूरा पार्ट जो है वो सुटेबल नहीं है। वो क्यों नहीं है सुटेबल? क्योंकि सारा का सारा पार्ट में जो हमें जैसा हमें एनवायरनमेंट चाहिए, क्लाइमेट, जैसी लैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो सब फुलफिल नहीं होती है। तो ये हम इसे नेक्स्ट में पढ़ते हैं कि लैंड है, लैंड में क्यों नहीं सारी जगह हैबिटेशन है। तो सबसे पहले देखिए, नॉर्मली द स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेड एरिया आर बिकॉज ऑफ रग टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होता है? फिजिकल एरिया ऑफ लैंड। लैंड का जो एरिया है वो कैसा है? वो बंजर है, उपजाऊ है, किस टाइप का है? वहां पर स्लोप्स हैं, माउंटेन एरिया है, वाटर लॉजिंग है, मतलब पानी वहां पर ठहरता है, या फिर रेगिस्तानी एरिया, डेजर्टेड एरिया है, या फिर वहां पर क्या है, बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है। तो ऐसे एरिया में क्या होगा? पॉपुलेशन का रहना आसान नहीं होगा। और लेकिन पॉपुलेशन कहाँ पर मिलेगी ज्यादा? डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। कौन सा होगा? जो एरिया कैसा हो? प्लेन हो, जहां पर रिवर वैलीज हो, वो क्या होगा? और जो लैंड होगी वो सुटेबल होगी फॉर एग्रीकल्चर। ऐसी जगह पे हमें क्या मिलेगी? पॉपुलेशन, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया मिलेगा। और अवेबिलिटी ऑफ द रिच एंड फर्टाइल लैंड मेक इट सुटेबल फॉर लिविंग एंड ह्यूज पॉपुलेशन रिसाइड्स ऑन इट। अगर मान लो क्या होगा कि रिच होगी पॉपुलेशन, कब वहां पर रिच होगी? जहां पर क्या होगी? लैंड क्या होगी? फर्टाइल होगी, जहां पर उपजाऊ भूमि होगी, जहां पर पानी अच्छा होगा, जहां पर क्या होगा? प्लेन एरिया होगा। तो वहां पर क्या होगी? पॉपुलेशन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होगा। और क्या होगा? जहां पर मिनरल्स पे मिले, वाटर रिसोर्सेज मिले, फर्टिलिटी ऑफ सॉयल हो एंड गुड टोपोग्राफिकल कंडीशन हो, ऐसी जगह पे क्या होगा? मोर पॉपुलेटेड एरिया होगा। नेक्स्ट इज लैंड यूजेस। लैंड को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? लैंड को हम कर सकते हैं सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। जो लैंड होती है उसको हम डिफरेंट पर्पज में यूज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, फॉरेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं, माइनिंग प्रोसेस में यूज कर सकते हैं, हाउस बिल्ड करने के लिए यूज कर सकते हैं, रोड्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, और कोई इंडस्ट्रीज को भी डेवलप करना है तो उसके लिए भी हम लैंड को यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज व्हाट आर द फैक्टर फॉर द विच अफेक्ट लैंड यूज। लैंड यूज को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फैक्टर। फर्स्ट वन इज फिजिकल फैक्टर एंड सेकंड वन इज ह्यूमन फैक्टर। 2 फैक्टर हैं, फिजिकल फैक्टर एंड ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर क्या होगा? फिजिकल फैक्टर होगा जैसे टोपोग्राफी, वहां का फिजिकल स्टेट ऑफ लैंड कैसा है, सोयल कैसी है,
क्लाइमेट कैसा है और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कितना है। तो ये पहला फैक्टर होगा लैंड यूज का। लैंड वही अच्छी जो अच्छी होगी लैंड उसी को कोई यूज करेगा, जहां पर पानी ही नहीं होगा तो उस लैंड को कोई भी यूज नहीं करेगा। और सेकंड फैक्टर क्या होगा, ह्यूमन फैक्टर होगा। जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां पर लैंड का क्या होगा, यूज ज्यादा होगा। और टेक्नोलॉजी जहां ज्यादा यूज होगी वहां भी लैंड का क्या होगा, यूज ज्यादा होगा। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब कि किसके पास कितनी लैंड है, उसके बेसिस पे हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइवेट एंड सेकंड वन इज कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड क्या होगी, प्राइवेट लैंड जो प्राइवेट कोई भी खरीद लेता है, जैसे हम अपना घर बनाने के लिए कोई लैंड परचेज कर लेते हैं तो वो लैंड क्या कहलाएगी, प्राइवेट लैंड। बट दूसरी क्या है, कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी लैंड क्या होगी, कम्युनिटी क्या होता है, जैसे कम्युनिटी पर्पज, जैसे अगर हम पार्क होते हैं जो RWA या कोई भी पार्क बना देते हैं, वो क्या होते हैं, कॉमन एरिया होता है जिसको कोई भी यूज कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाती है, कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड इज ओन बाय एन इंडिविजुअल और फैमिली मेंबर। जो प्राइवेट लैंड होगी उसके वो क्या होगी, एक इंडिविजुअल और फैमिली मेंबर्स की होगी। बट द कम्युनिटी जो होगी वो कॉमन यूज के लिए यूज होगी। अब जैसे प्राइवेट होगी वो पर्सनल पर्पज के लिए करेंगे, जैसे हमने उस पर घर बना लिया इन्हें प्राइवेट लैंड। और कम्युनिटी लैंड होगी उसमें क्या होगा, कॉमन यूज। जैसे अगर कलेक्शन ऑफ फोडर, फोडर मीन्स चारा, चारा का कलेक्शन किया, फ्रूट्स रख लिया, नट्स, मेडिकल हर्ब्स, these community lands are also known as common property resources. These are the common property। और इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है जैसे पार्क। जो पार्क है वो कॉमन एरिया होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, सब के सब यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। अब लैंड रिसोर्स है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिसके कारण क्या हो रही है, लैंड रिसोर्सेज में धीरे धीरे कमी आ रही है। उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, मतलब कैसे हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं ताकि लैंड क्या हो, फर्दर फ्यूचर में भी यूज हो पाए और उसमें कोई भी कमी ना हो। तो देखो, ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज लेड टू ए लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट कवर एंड एरेबल लैंड। एरेबल लैंड क्या होगी, लैंड विच इज यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप। जो क्रॉप लगाने के लिए लैंड यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एरेबल लैंड। एंड हैज क्रिएटेड अ फियर ऑफ लॉसिंग दीज नेचुरल रिसोर्सेज। क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है जिसके कारण डिफोरेस्टेशन हो रहा है। मीन्स जो फॉरेस्ट है उनको काट काट के उस पर क्या इंडस्ट्रीज बनाई जा रही हैं और घर बनाई जा रही हैं। और जो लैंड हम पर्पज किसके लिए, क्रॉप को ग्रोइंग के पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, वो क्या हो रही है, ह्यूमन बीइंग अपने फायदे के लिए उसको क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क कर करके यूज कर रहा है। द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक। इसलिए जो लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, धीरे धीरे कमी हो रही है, उसको हमें चेक करना चाहिए। अब इसके कॉमन मेथड क्या क्या हैं कि हम लैंड को कंजर्व कर पाए। सबसे पहले है एफोरेस्टेशन, मतलब फॉरेस्ट को कटने ना दें। लैंड रिक्लेमेशन, लैंड रिक्लेमेशन का मतलब क्या होगा, कल्टीवेशन ऑफ वेस्ट लैंड। जो वेस्ट लैंड है उसमें भी हम क्या करें, कोशिश करें और उसमें भी क्रॉप्स को लगा दें, क्योंकि लैंड आसानी से नहीं बनती है, लैंड को बनने में काफी साल लग जाते हैं। ये अब हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में ऐसा ही होगा। रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर एंड चेक ऑफ ओवर ग्रेजिंग। कॉमन मेथड क्या होगा, लैंड को अगर हमें कंजर्व करना है तो एफोरेस्टेशन करना होगा, मीन्स पेड़ बहुत सारे लगाने होंगे। लैंड रिक्लेमेशन मीन्स जो लैंड है उसको कल्टीवेशन करना होगा, जो वेस्ट लैंड है। रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर, और रेगुलेटेड यूज करना होगा, ये नहीं कि जितना चाहिए उतना ही यूज करें, एक्सेस में हम अपने फायदे के लिए ज्यादा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का भी यूज ना करें। एंड चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग, और ज्यादा क्या हो, ओवर ग्रेजिंग भी ना हो, जो पशु चारा खा रहे हैं वो भी ऐसा ना हो कि वेस्ट हो। अगर ज्यादा ओवर ग्रेजिंग होगा तो लैंड खाली हो जाएगी, खाली होगी तो जिससे क्या होगा, लैंड रिसोर्स जो है वो कंजर्व नहीं रह सकेगा। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं ओवर सॉइल एंड लैंड कंजर्वेशन। जैसे फार्मर को एजुकेटेड कर दें कि नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ओवर ग्रेजिंग, अगर ज्यादा क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगी, खाली हो जाएगी तो क्या होगी, वो लैंड हमारे लिए यूजफुल नहीं रहेगी। और ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर, उन्हें एजुकेटेड करना चाहिए, गवर्नमेंट को एक्टिव रोल पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि वो क्या कर सके,
एजुकेट कर सकें फार्मर को, ताकि वो क्या हो, फर्टिलाइजर को ज्यादा यूज ना करें। नेक्स्ट इज सॉयल। अब सॉयल क्या होती है, जैसे सबसे पहले रोक होती है, रोक मीन्स चट्टान, वो धीरे धीरे क्या होती है, उनका वेदरिंग, जैसे एयर वाटर उसका इफेक्ट, ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो वो धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, वेदर रॉक मटेरियल, वेदर रॉक मटेरियल बनेगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, उसमें सब सॉयल फॉर्म होगी, उसके बाद क्या होगा, सब सॉयल। और जो टॉप सॉयल होती है वो किस लिए होगी, उसमें ह्यूमस भी होगी, ह्यूमस मीन्स थोड़ा सा मॉइस्चर होगा, और जो वो क्या यूज हो पाएगा, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, किसी भी क्रॉप को हम इजिली लगा पाएंगे इन द सॉयल। तो सॉयल क्या होगा, थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो थिन लेयर होगी, ग्रेनिंग सब्सटेंस, ग्रेनी मीन्स जो ग्रेन्स हम अनाज उगाते हैं और जो कवर करता है सरफेस को अर्थ के, उसे हम क्या बोलते हैं, लैंड बोलते हैं। लैंड फॉर्म डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ सॉइल। अब लैंड फॉर्म कहाँ की लैंड है, अब आगे पढ़ेंगे हम इसमें कि वो बताएगा कि सॉइल किस टाइप की है, और सॉइल किस किस से बनती है, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर मतलब डीके ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, मिनरल से, एंड वेदर रॉक फाउंड ऑन अर्थ थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। और वेदरिंग जब प्रोसेस होता है तो पेरेंट रॉक क्या होगी, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगी, उसके बाद में सब सॉइल फॉर्म होगी एंड देन टॉप सॉइल फॉर्म होगी। अब फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, जो सॉइल फॉर्म होती है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ, अब ये डायग्राम से बताया गया है कि 5 फैक्टर्स हैं जिसमें सॉइल फॉर्मेशन अफेक्ट होती है। तो सबसे पहला है फैक्टर नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक। जो पेरेंट रॉक होगी वो डिटरमाइन करेगा कलर, कैसा कलर होगा सॉइल का, टेक्सचर कैसा होगा, टेक्सचर मीन्स वो दिखने में कैसा होगा, सॉफ्ट होगा, हार्ड होगा, टेक्सचर देखते हैं ना। केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट और परमेबिलिटी, दीज आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक। फैक्टर कौन सा होगा, सबसे पहला सॉइल फॉर्मेशन में पेरेंट रॉक कैसी है, जैसी रॉक होगी वैसा उसका कलर होगा, वैसा उसका टेक्सचर होगा, वैसे ही उसमें मिनरल्स कंटेंट होंगे, और परमेबिलिटी कितना पानी उसमें से पास हो सकता है, पानी और मिनरल्स, वो परमेबिलिटी कहलाएगा। सेकेंड फैक्टर इज क्लाइमेटिक फैक्टर, जैसे टेम्परेचर हुआ, रेनफॉल हुआ, रेट ऑफ वेदरिंग, ह्यूमस फॉर्मेशन, ये क्या होगा, क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे क्या डिपेंड करेगा, टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल कैसा है वहां पर, वेदरिंग, रेट ऑफ वेदरिंग कैसा है, और ह्यूमस फॉर्मेशन वहां पर कैसा हो रहा है। थर्ड वन इज टोपोग्राफी। टोपोग्राफी फिजिकल एरिया ऑफ लैंड। अब फिजिकल एरिया ऑफ लैंड मतलब एल्टीट्यूड पे है, ऊंचाई पर है, स्लोप पे है, और वो क्या डिटरमाइन करेगा, एक्यूमुलेशन ऑफ द सॉयल, कि वहां पर सॉयल कितनी एक्यूमुलेट हो सकती है। एंड द फोर्थ फैक्टर इज रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर में क्या होगा, फ्लोरोफना, फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा क्या होता है, रिलेटेड टू प्लांट, फना इज रिलेटेड टू एनिमल, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। क्योंकि जो लैंड फॉर्म होती है वो ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल से बनती है, तो फ्लोरा, फना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो क्या करेगा, रेट ऑफ द ह्यूमस फॉर्मेशन को अफेक्ट करेंगे। And the last factor of soil formation is time taken for the composition of soil formation. It determines the thickness of soil profile. क्योंकि जो soil formation होता है वो 1-2 दिन में तो हो नहीं जाता, उसे क्या लगते हैं, millions of years लगते हैं, तब हमारी एक soil बनती है। और वो क्या होती है, thickness डिपेंड करती है on the time, कितना टाइम लगाओ उस soil को बनने में। ओके, नेक्स्ट इज डिग्रेडेशन ऑफ soil. अब सॉइल क्या हो रही है, धीरे धीरे डिग्रेड हो रही है। डिग्रेड मतलब वो जो उसका जितनी पहले क्या थी, ज्यादा वो क्या थी, फर्टाइल थी, अब वैसी वो फर्टाइल नहीं रही पाई है। और वो डिग्रेडेशन किस कारण से हो रहा है, सॉइल इरोजन। इरोजन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ बीइंग इरोडेड बाय विंड, वाटर और अदर नेचुरल एजेंट। कोई अदर नेचुरल एजेंट, सॉइल इरोजन क्या होगा, ऊपर वाली जो परत है वो क्या हो जाना, धीरे धीरे खत्म हो जाना। और डिप्लीशन मीन्स इसका भी यही सेम मीनिंग होगा, रिडक्शन इन द क्वांटिटी ऑफ समथिंग, किसी की क्वांटिटी का धीरे धीरे कम हो जाना इज अ मेजर थ्रेट टू सॉइल एज ए रिसोर्स। ये जो चीज है सॉइल इरोजन और डिप्लीशन, जिसके कारण क्या हो रहा है, सॉइल का डिग्रेडेशन
हो रहा है। और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल। ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं और दूसरा नेचुरल फैक्टर्स भी हैं। अब जैसे कौन कौन से फैक्टर होंगे सॉइल डिग्रेडेशन का? डिफोरेस्टेशन, ह्यूमन बीइंग अपने फायदे के लिए जो लैंड है उसमें जंगल जो है उसको काट रहा है तो लैंड क्या हो रही है? बिल्कुल खाली होती जा रही है, खाली हो रही है तो वो क्या हो रहा है? उससे सॉइल इरोजन हो रहा है। ओवर ग्रेजिंग, दूसरा फैक्टर क्या है? ओवर ग्रेजिंग फैक्टर है। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, ज्यादा यूज किसका कर रहे हैं? फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड क्या, ताकि जल्दी से फसल उग जाए। रेन वॉश, और नेचुरल फैक्टर भी है, ये तो ह्यूमन फैक्टर हुए। क्या होगा? रेन वॉश, कई बार क्या हो जाती है? ज्यादा बारिश हो जाती है जिसके कारण क्या हो जाते हैं? जो लैंड के ऊपर वाली जो हमारी क्या है उपजाऊ भूमि है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। एंड द नेक्स्ट नेचुरल फैक्टर इज लैंडस्लाइड एंड फ्लड, कई बार बाढ़ आ जाती है, लैंडस्लाइडिंग हो जाती है जिसके कारण सॉइल का इरोजन और डिप्लेशन हो जाता है, जिससे डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल हो रहा है। कमिंग टू द नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन, सॉइल कंजर्वेशन। अगर हमने सॉइल को कंजर्व करना है, सॉइल को बचाना है, तो हम क्या क्या प्रोसेस उसमें लगा सकते हैं? तो फर्स्ट प्रोसेस इज मल्चिंग। मल्चिंग क्या होगा? जैसे अगर मान लो कोई हमने पेड़ लगाया तो देखिए यहाँ पर तो सारी जगह ग्रास है, पेड़ लगाया तो ये जो गड्ढा खोदा उसके बीच में जो पार्ट बच गया उसमें क्या हुआ? वो खाली पार्ट हुआ तो वो धीरे धीरे क्या होगा? इरोज हो जाएगा, डिप्लेशन होगा, जिससे सॉइल का डिग्रेडेशन होगा। उसे बचाने के लिए उसका मॉइस्चर कंटेंट बना रहे, ह्यूमस बना रहे, तो हम क्या करते हैं? उसके अंदर स्ट्रो का यूज कर लेते हैं। स्ट्रो मीन्स जो हमारा भूसा होता है जो भी यूजलेस, उसको हम इसमें फिल कर देंगे, जिससे वो क्या करेगा? उस जो सॉइल है उसको कवर कर देगा, लेयर को ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रो से, और वो क्या करेगा? सॉइल मॉइस्चर को रिटेन कर देगा। तो पहला मेथड क्या हुआ? मल्चिंग प्रोसेस। नेक्स्ट इज कंटोर बैरियर। नेक्स्ट हम कर सकते हैं कंटोर बैरियर। कंटोर बैरियर क्या होगा? इस टाइप की लैंड होगी, एक लैंड में हम क्या कर देंगे? बैरियर लगा देंगे। बैरियर मीन्स उसमें रोकने के लिए, जैसे स्टोन लगा दिया, ग्रास। सोइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर अलोंग कंटोर। कंटोर के अराउंड जो है हम क्या कर देंगे? कंटोर मीन्स बाउंड्री, एक बाउंड्री है। बाउंड्री किससे बना देंगे हम? स्टोन से, ग्रास से, सोइल, टू बिल्ड ए बैरियर अलोंग कंटोर। और ट्रेंचेस आर मेड। अब क्या होगा? जो कंटोर है उसमें क्या करते हैं? ट्रेंचेस, गड्ढे बना देते हैं इन फ्रंट ऑफ द बैरियर टू कलेक्ट वाटर। जैसे अगर मान लो उबड़ खाबड़ सी जमीन है, उसमें क्या होगा? बैरियर पहले लगा दिए, ताकि हमारा क्या हो जाएगा? बैरियर लगाएंगे, ऐसे ऐसे बैरियर लगा देंगे तो क्या होगा? जो वाटर फ्लो होके आ रहा है वो क्या होगा? इन बैरियर के कारण पूरा का पूरा फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा? सॉइल भी वहां पर रिटेन रह जाएगी, जिससे क्या होगा? सॉइल का डिग्रेडेशन नहीं होगा। और फिर उसके बाद में क्या होगा? जैसे जैसे ऐसे इस टाइप से जा रहा है वाटर, तो उसके बाद में लास्ट में हम यहाँ पर क्या बना देंगे? ट्रेंचेस मीन्स गड्ढा बना देंगे। जैसे क्या होगा? जो भी वाटर होगा वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा, और जो सॉइल है वो भी क्या होगी? इसके साथ यहीं पर ही आ जाएगी, और वो सॉइल का इरोजन ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो ये मेथड क्या होगा? कंटोर बैरियर। एंड द थर्ड मेथड इज रोक डैम। Rock are filled up to slow down the flow of water and also help to prevent gullies and further soil loss. अब क्या होगा? गुलीज क्या होता है? गुलीज मीन्स नैरो वैली मेड बाय फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम। जैसे फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम जा रही है, एक झरना सा बह रहा है, उसके कारण क्या होगा? ज्यादा तेज बहेगा तो क्या होगा? उसमें वैली फॉर्म हो जाएगी, एक वो फॉर्म होगा, और जिसके कारण क्या होगा? वहां पर फटाफट से जो सॉइल है वो भी इरोजन होगा उसका। तो रॉक आर पिल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। रॉक को क्या करेंगे? उसको पिल कर देंगे, ताकि हम क्या कर सकें? स्लो डाउन कर सकें फ्लो ऑफ वाटर को। और ये क्या करेगा? गुलीज की फॉर्मेशन को भी रोकेगा, और सॉइल लॉस भी उसमें नहीं होगा। एंड नेक्स्ट फैक्टर इज टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग मीन्स जैसे इस टाइप से हम ऊपर से एरिया है उसको हम पहले क्या करेंगे? टेरेस्ट बना देंगे, और उसमें क्या करेंगे? जो फ्लैट एरिया होगा उसके अंदर हम क्या यूज करेंगे ये क्रॉप को हम वहां पर लगा सकें। तो सरफेस, जो प्लेन सरफेस होगा विच इज यूज फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स,
एंड रिड्यूसिंग सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। और जिससे क्या होगा, अब ऐसे ऐसे इस टाइप से होगा तो इसमें भी बैरियर होगा, बैरियर होने के कारण पानी भी फ्लो होगा तो वो भी क्या रुक रुक के जाएगा, जिससे सॉइल का इरोजन नहीं होगा। एंड नेक्स्ट इज इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या होगा, अगर मान लो एक, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में ऐसा ही किया जाता है कि जो भी हम फर्टाइल एरिया है उसके अंदर क्रॉप हम डिफरेंट क्रॉप को उगाते हैं, सर्दियों में अलग, गर्मियों में अलग, ताकि क्या होगा, डिफरेंट क्रॉप को लगाएंगे तो क्या होगा, डिफरेंट टाइप, तो हम क्या कर सकते हैं, सॉइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक तो उससे क्या होगी, उसकी उपजाऊ क्षमता बनी रहती है। और डिफरेंट क्रॉप आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश, और ताकि वो रेन से सॉइल वॉश ना हो पाए। और हम क्या करते रहते हैं, डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को लगाते रहते हैं। एंड द नेक्स्ट इज कंटोर प्लोइंग। कंटोर प्लोइंग मीन्स, प्लो मीन्स क्या करना, जोतना। कंटोर प्लोइंग, अब जैसे ये वाला एरिया है, कंटोर है, बाउंड्रीज बनी हुई है, बाउंड्री मीन्स कंटोर। अब प्लो जो हम करेंगे वो क्या है, इसके पैरेलल करें, इस टाइप से पैरेलल अगर प्लो करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंटोर प्लोइंग। अगर क्या होगा, जैसे वाटर अगर वर्टिकल डायरेक्शन से आ रहा है, हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करेंगे तो वो क्या होगा, एक बाउंड्री फॉर्मेशन कर देगा। बाउंड्री फॉर्मेशन होगा तो वाटर क्या होगा, इजिली सॉइल को इरोड नहीं कर पाएगा, और जिसके कारण हमारी जो सॉइल होगी वो क्या हो जाएगी, बच जाएगी। तो इस प्लोइंग को हम क्या बोलेंगे, कंटोर प्लोइंग। और ऑफ ए हील स्लॉप टू फॉर्म ए नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। अब जैसे स्लोप होगी हॉरिजेंटल में ही, वहीं पर जैसे कंटोर की रेखा है वहां पर ही हमने क्या किया, इसे फ्लो किया, तो इसमें क्या होगा, बैरियर सा फॉर्म हो जाएगा। बैरियर फॉर्म होने के कारण वाटर जो है वो स्लोप से डाउन इजिली नहीं जा पाएगा। एंड द लास्ट मेथड, शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स कैसे, जैसे हम क्या करते हैं, जो भी हमारा एरिया है, देखो इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स रो ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। जहां पर से विंड ज्यादा तेजी से आती है वहां पर हम क्या कर दें, ट्रीज को लगा दें। ये वाला जो दिखा रखा है डायग्राम, ये किसका है, शेल्टर बेल्ट्स। ट्रीज को लगा देंगे तो इससे हमें विंड का जहां से फ्लो हो रही है विंड, उसका भी पता लग जाएगा मूवमेंट, और उससे हम क्या करेंगे, सॉइल को इरोजन से बचा सकते हैं। तो यहाँ तक के हमारा सॉइल एंड लैंड, ये दो टॉपिक इसमें कवर हो गए। आई थिंक कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।